Hello everybody, this is Dr. Hina Dawar and I welcome all of you to Textbook Super Coaching and also for a special session that is Topper Stock session. तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, we will be making you meet every topper who has cracked their NET JRF exam June 2023. तो आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट और हमारी टॉपर अंकिता जिन्होंने सिर्फ यूजीसी नेट नहीं क्लियर किया, शी इज ऑल्सो क्रैक्ड हर एमएच सेट. अंकिता बिलोंग्स टू दिल्ली एंड वो एक मिसाल है उन बच्चों के लिए जो ये कहते हैं मैम हम इस फील्ड से बिलोंग करते हैं और अब हम एजुकेशन में आए हैं तो हम कैसे कोप अप करेंगे. सो शी इज अ स्टूडेंट who has also done her BSc and MSc in botany and then she carried or she switched her career in education. She has also completed her education degrees and finally she has also cracked her UGC NET examination. तो और क्या चाहिए students and as well as MH set. So here we go. Welcome Ankita, we welcome you to Textbook Super Coaching Topper Stock session. Thank you. And we are super proud of you, beta. Congratulations on cracking both the two difficult examinations. So Ankita, how's that feeling? Ma'am, honestly, जब महाराष्ट्र सेट एग्जाम का रिजल्ट था, it was a very nice feeling. But UGC नेट एग्जाम के बाद I felt really good because आपको भी पता है कि महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन you are qualified for the state, but for UGC नेट examination you are qualified for the national level. So it's a very good feeling, ma'am. So I have often got a lot of questions, Ankita, कि मैम सेट का एग्जाम देना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, नेट का एग्जाम इम्पोर्टेंट है. बट द पॉइंट इज इफ यू हैव क्रैक्ड योर नेट तो सेट की वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाती है बिकॉज सेट इज स्पेसिफिकली फॉर वन स्टेट एंड नेट इज फॉर द इंटायर इंडिया. अब क्वेश्चन ये आता है कि नेट अगर आप क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो तो अंकिता क्या साइड बाय साइड सेट की तैयारी खुद हो जाती है या उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है? नो मैम, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मैम वो तो यूजीसी ने डिफाइन किया, दोनों का सेम है. लेकिन मैम अगर देखो तो यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है. बस आप कह सकते हो क्वेश्चंस का, क्योंकि उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं, और इसमें मैम थोड़े कॉन्सेप्चुअल, थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. So students, the ones who are preparing for MH set, अगर आपकी नेट की तैयारी है तो be very confident, सेट अपने आप निकल जाएगा because set is comparatively slightly easy in comparison to net. तो अंकिता आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी थी पेपर क्रैक करने के लिए? मैम जैसे आपको पता है कि मेरा लास्ट टाइम यूजीसी नेट नहीं हुआ था. दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट. सो एक सेकंड में स्टॉप करूंगी अंकिता आपको. स्टूडेंट्स, मैं अंकिता की लाइन से ही आपको कुछ समझाना चाहती हूँ. अंकिता ने अभी क्या कहा, शी इज ऑलरेडी गिवन वन अटेम्प्ट एंड दिस वाज हर सेकंड अटेम्प्ट जब उसने नेट क्लियर किया. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट कि शी क्रैक्ड इन द सेकंड अटेम्प्ट. वो रुकी नहीं थी. उसने ये नहीं सोचा मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मेरे साथ बहुत गलत हो गया, मैं रो रही हूँ, मैंने रूम में लॉक कर लिया है, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ. रादर शी स्टूड अप, she actually fought for it and today she has cleared it. तो अंकिता इसी लाइन पे जोर देते हुए इनको समझाइए कि what exactly they should do. I'll not name out but there are a lot of students जो इस समय ये कह के अपसेट है कि मैम 2 अटेम्प्ट दिया, 3 दिया, नेट रह गया, या किसी का 1-2 नंबर से JRF रह गया. अब वो कहते हैं अब वो शैटर्ड है. अब उनको ये लगता है कि अब 1-2 महीने हम थोड़ा रो ले, थोड़ा सा अपसेट हो ले, शायद फिर कम बैक करेंगे. सो शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू. मैम मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इस चीज में परेशान हूँ, क्योंकि आई गेव माई अटेम्प्ट इन मार्च और आप पिछली बार जून में वापस देना था, और मार्च में 26 मार्च को मेरा महाराष्ट्र सेट था. तो व्हेन आई गेव द एग्जाम जून में, तो मुझे लगा था पता नहीं मुझे होगा या नहीं होगा महाराष्ट्र में, या मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही थी. तो मैम जब पिछली बार का आंसर किया आया तो माई स्ट्रैटेजी वॉज कि एनालाइज करूँ. मैंने जितने यूनिट वाइज क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे मैंने उसको देखा. फिर व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन तो मैंने क्वेश्चंस को उसी तरीके से पढ़ा. पहले उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़े जहां मैं वीक थी, और साइड बाय साइड जो भी मेरे और भी यूनिट रहे हैं वो सारे रिवाइज किए. और हाँ, पेपर 1 को भी मैंने रेगुलरली जितने भी, जैसे आप कह लो आरसी, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे मैं सेट्स करती थी रोज 5-5 क्वेश्चंस के. ओके. और मैम जैसे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ,
जैसे मान लो फिलोसफी की यूनिट मैंने कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैंने मैम क्वेश्चंस प्रीवियस से क्वेश्चंस करे, फिर मैम आपके बुक से भी, और जो मेरे पास क्वेश्चंस रखे रहते थे, जैसे आप टेक्स्ट बुक के जो भी उसके वीडियोस होते हैं उसके नीचे जो क्वेश्चंस आते हैं ना मैम, हर एक वीडियोस के आपके क्लासेस के बाद, तो मैम वह क्वेश्चन सॉल्व करती थी और फिर मैं देखती थी कि क्या क्या मेरे वीक एरियाज है, क्योंकि पिछली बार के एग्जाम के बाद मैंने मैम ये चीज नोटिस करा है कि अपने वीक एरिया को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे तभी वो एक एज आता है जहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। एक चीज तो आज मैंने भी सीखी अंकिता आपसे, और जो मैं इन बच्चों को भी बताने वाली हूँ वो ये है कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना कि दोबारा से कम बैक करो, बट शी टोल्ड कि उसने एनालाइज किया कि मेरा क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ और क्यों गलत हुआ। आंसर की सिर्फ इसलिए नहीं आती कि डाउनलोड करनी है और उसमें से आंसर मैच करना है और उसके बाद उसको रख देना है। आंसर की इसलिए भी आती है कि आपका कौन से यूनिट में कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत था, क्या गलती करी कि ए को आपने मार्क करा और बी करेक्ट था, तो व्हाई, व्हाट वाज द रीजन दैट यू मार्क्ड ए एंड द राइट वाज बी, कहाँ आपकी मिस्टेक है, ये कौन आइडेंटिफाई करेगा। शी डिड इट, सो शी क्रैक्ड हर एग्जाम। और कितने दिन लगे। अच्छा अब मैं एक बात बताऊं अंकिता, आई एम सो हैप्पी, यू नो, कई बार बच्चा इतना बोल्ड होता है और इतना कॉन्फिडेंस होता है कि एज अ टीचर हमें सीखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम एजुकेशन का एग्जाम 19 मार्च को था और 26 मार्च को उसका सेट का एग्जामिनेशन था। कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है पेपर के बाद कि मेरा क्रैक होगा या नहीं होगा। Yes, ma'am. एंड उस प्रेशर के बावजूद शी गेव द एग्जाम ऑन 26 सेट एग्जाम एंड क्रैक्ड इट। सेट स्लाइटली इजी, ऐसा तो नहीं ABCD है क्या जो भी जाएगा क्रैक हो जाएगा, सबका तो नहीं होता। एंड अराउंड अबाउट 60% वाज द कट ऑफ फॉर MH सेट ऑल्सो, आई थिंक 62-63 के आसपास Yes, थी। ma'am. तो अब आप ये देखिए बेटा, 8 दिन में उसने रोई तो नहीं, शी डिड नॉट सिट डाउन कि नहीं होगा जो भी है, नहीं, शी गेट अप, शी वेंट अगेन फॉर MH सेट एंड शी मेड इट। तो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस आएगी और मेरा सेट निकल गया तो अब मेरा नेट भी निकल जाएगा। तो देखो, सिर्फ बात पकड़ो, बात पकड़नी क्या है, लिखो कि जब मेरी गलती हुई उस गलती को नोट करो। And as she said, after every paid video, after every video, you are going to get questions. आप उन questions को attempt कर सकते हो, वो video सुनो, उसके बाद उन questions को attempt करो। So अंकिता, what from textbook का, जैसे आपने पूरा ऐप यूज किया, YouTube चैनल देख रहे हो, ऐसा कौन से फीचर्स है जो आपको हेल्प करे टेक्स्ट के, जो ये स्टूडेंट्स को भी यूज करने चाहिए? तो ओवरऑल टेक्स्ट बुक का आपकी पूरे सक्सेस जर्नी में कैसा हो रहा योगदान? मैम, टेक्स्ट बुक का तो काफी योगदान रहा है, क्योंकि आप देखो तो पढ़ाई तो मैम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे होती है, बहुत सारे, लेकिन टेक्स्ट बुक पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का अलग सेक्शन है, मॉक टेस्ट आप अब देना चाहते हो उसका अलग है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब जिसमें आपको टाइमर्स नहीं चलते हैं। मॉक टेस्ट में तो टाइमर्स के साथ होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन वो एज इट इज होते हैं कि 10 क्वेश्चन का सेट होता है, तो वो। और उसके अलावा मैम जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, पेपर 1 की मैंने जैसे करी थी प्रीति मैम की, तुलिका मैम की, पेपर 2 की आपकी, और उसके अलावा मैम जो भी यूट्यूब के सेशंस थे टेक्स्ट बुक के ऐप, टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पे, तो मैम इन सारे वीडियोस, और अगर एक चीज देखा जाए तो वीडियोस कंबाइंड विथ मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर, ये जितने भी चीजें थी ना, वही मुझे लगता है कि किसी भी एस्पिरेंट को अगर ये 3 चीजों पे वो ध्यान दे तो ऑब्वियसली। और मैम अब नेक्स्ट तो दिसंबर में है, काफी ज्यादा टाइम है हमारे पास, तो तब भी मार्च से जून इट वाज वेरी हेक्टिक कि हमें करना है। और आपने भी बोला, जब मैंने दिया था मार्च अटेम्प्ट और जब मैं महाराष्ट्र देने जा रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार 9 दिन है, मैं क्या करूं। फिर लेकिन मैंने जो भी महाराष्ट्र सेट के एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनसे यही बोलूंगी कि उसमें तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स काफी यूजफुल होते हैं। यूजीसी नेट में एज इट इज क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली नहीं रिपीट होंगे, लेकिन टॉपिक वो होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सेट में तो मैम क्वेश्चंस थोड़े से वैसे होते हैं, इजी। और इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आपके लिए एक सीक्रेट भी शेयर करती हूँ कि नेट के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं वो सेट में रिपीट होते हैं। तो अगर आपने नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, ऑटोमेटिकली हर स्टेट का सेट प्रिपेयर हो जाता है एक्सेप्ट WB सेट, वो किसी भी समय अपना लेवल बहुत रेज्ड अप कर देते हैं। तो एक्चुअल में आप नोटिस करोगे कि WB सेट के कुछ क्वेश्चंस आपको नेट में मिल जाते हैं। तो ये एक चीज आपको बहुत अच्छी बात बताई है अंकिता ने भी, कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके लिए MH सेट की तैयारी हो रही है। एंड पॉइंट इज,
ऐप तो ज्वाइन कर लिया, ऐप डाउनलोड कर लिया, बट ऐप का बेस्ट यूज नहीं करा तो ऐप डाउनलोड करने का भी क्या बेनिफिट है? आप में से कितने स्टूडेंट्स को मालूम है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मॉक टेस्ट को आप डिफरेंटली अलग अलग सेक्शंस में जाके अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, अपने मार्क्स चेकआउट कर सकते हो, अपने प्रैक्टिस सेशंस ले सकते हो। लेकिन शी मेड इट द बेस्ट यूज, उसने करा, उसका क्लियर हुआ, एंड टुडे शी इज हियर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि बेस्ट कैसे ला सकते हो व्हेन यू आर यूजिंग दो सर्विसेज। सो अपनी सर्विसेज को यूज कीजिए, टेक्स्ट बुक ऐप पे जितनी भी पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। चलते हैं पेपर 1 की तरफ। पेपर 1 में DI का इस बार भी था, मार्च में भी था कि मैम लगभग अंकिता 90% बच्चों ने मुझे यही कहा कि मैम हमने छोड़ दिया। जबकि मेरे पास 2 बच्चों के ऐसे मैसेजेस थे कि मैम मेरे DI में 515 है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने वीडियो में लगाया भी था उन बच्चों का। तो उसी बारे में इनको थोड़ा सा गाइड करो, बिकॉज गेम चेंजर एज यूजुअल पेपर 1 ही है। मैम DI तो थोड़ा टफ था। टफ क्या कहोगे आप, ट्रिकी था मैम इस बार का, बहुत कैलकुलेटिव था और उसमें बहुत टाइम जा रहा था। मैंने खुद भी, मुझे याद है वो दिन जब मैं दे रही थी, मैंने स्किप किया उसे पहली बार में कि अभी मैं इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ इसमें, मेरा और क्वेश्चंस रह जाएंगे। फिर मैंने जब लास्ट में मैंने रिवीजन के बाद उसको किया तो ऑब्वियसली मैम मेरे 4 करेक्ट थे 5 में DI में, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं शायद वो टाइम इन्वेस्टेड मेरा वो सफल हो गया है। लेकिन मैम हाँ, DI के क्वेश्चंस हमेशा बहुत अलग तरीके, जैसे इस टाइप के DI के क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे थे इस बार, जैसे कैलकुलेटिव था। तो मैम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही करना चाहिए कि जितने भी DI हो सके वो सॉल्व करें। और अगर वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें तो टाइमर होता है, लेकिन अगर वो बुक से सॉल्व करें तो उन्हें खुद का एक टाइमर लगा के और उसको नोट करना चाहिए, क्योंकि मैम DI ऐसा नहीं कि हो नहीं पाता है, मैम हो ही जाता है, बस टाइम का ट्रिक है मैम। तो DI मुश्किल नहीं होता है, माइंडसेट क्या होता है, एग्जाम में पेपर आया या DI तो मुश्किल ही होगा, आप यही बोलते हुए एग्जाम हॉल में एंटर करते हो। अभी तो अच्छा है कि आप सब इकट्ठे पेपर देने जाते, अलग अलग सेंटर्स है, नहीं तो आप लोग यही बोलते हुए जाओगे यार DI तो मुश्किल है मुश्किल है। द मोमेंट यू विल सिट फॉर द एग्जाम, आप DI को देखोगे भी इसी पर्सपेक्टिव से कि ये मुश्किल है। एंड लाइक शी टोल्ड यू, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स लिटिल बिट ट्रिकी। आफ्टर ऑल आप इंडिया का 6th नंबर पे, 5th और 6th नंबर पे आता है नेट का एग्जाम, डिफिकल्ट लेवल में। अब वो पेपर देने जा रहे हो तो आंसर डायरेक्टली तो नहीं मिलने वाला कि ये देखो बेटा चाय का कप है, इसको ऐसे पीना है, नहीं। आपको देखना है मुझे चाय में शुगर कितना डालना है, मुझे टी लीव्स कितनी डालनी है, मिल्क कितना डालना है, गर्म पानी कितना डालना है, वही चीज आपके सामने, आंसर वही है लेकिन आपको ढूंढना है। इट्स नॉट डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, इसलिए अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। और अब आप कहोगे मैम DI के क्वेश्चंस कम मिलते हैं, आपके पास 2022 का पेपर है, आपके पास 2023 के 2 पेपर हो गए, मार्च का और जून का, एंड DI तो हर पेपर में आता है। पेपर 1 के लाइक 100 पेपर्स बनते हैं, 81 सब्जेक्ट से 100 पेपर बनते हैं। आप 100 पेपर के भी DI के 5 से अगर मल्टीप्लाई कर लाइक 500 क्वेश्चन है, दिसंबर तक रोज 5 क्वेश्चन भी करोगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी एंड ऐसे स्कोर करोगे। इफ शी कैन स्कोर 4 out of 5, व्हाई कांट यू स्कोर 4 out of 5? टाइम मैनेजमेंट अंकिता। यस मैम, सो अभी आई रिसेंटली गॉट मैरिड, उसके साथ टाइम मैनेज करना वाज लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि मैम आपको भी पता है कि जो हमारा UGC नेट है, बहुत सारे मैरिड लोग हैं जो शादी के बाद प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया, मैंने अपना करियर पूरा स्विच किया, क्योंकि बिकॉज आई हैव डन MSc, मैं उस फील्ड में थी। बट मैंने जब B.Ed करा था तो मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी, मुझे एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट आया था पढ़ने में, तो आई थॉट ऑफ pursuing my career this side as well. So थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में अगर देखूं मैम, तो ऑब्वियसली आपको हर एक चीज़ों को, जैसे आप एक रूटीन बना लो कि मुझे सुबह उठ के, अगर आप सुबह जल्दी उठना पसंद करते हो या सुबह जल्दी चीज़ें याद होती हैं, तो जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आप सुबह सुबह पढ़ो। उसके बाद आप अगर रात के टाइम पे अगर आपको फ्री टाइम मिल रहा है तो उस टाइम पे, लेकिन हमेशा पूरे दिन में 24 आवर्स में यू शुड ऑलवेज डेडिकेट सम टाइम टुवर्ड्स लर्निंग द फैक्ट्स एंड ऑल द थिंग्स, जिसको लर्न करे बिना तो नहीं हो सकता है। जैसे आप जैसे मैम मैं मार्च का एग्जाम देने गई थी, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वो बिना लर्न किए हुए तो नहीं हो सकता है, तो वो आप लर्निंग का पॉइंट बनाओ। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट में दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि अगर पेपर 1 की बात करूं, तो
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है वो भी टाइम मैनेजमेंट में बहुत यूजफुल होता है मैम, क्योंकि आपको पता है 3 आवर्स ही है, हर एक स्टूडेंट्स के पास तो उतने ही है ना, तो उस टाइम को कैसे आप मैनेज कर रहे हो वो चीजें मैटर करती हैं। दिन भर में आप कोई भी टाइम डेडिकेट करो कि आप रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस करो, क्योंकि मैम रिसर्च हमारे पेपर में भी है, पेपर 1 में भी है, तो हमें उस चीज को करना है। मैथ्स की भी मैम, और मैथ्स भी बहुत बेसिक ही आता है। बीइंग अ बायो बैकग्राउंड स्टूडेंट मुझे पता है बहुत लोग रिलेट करेंगे कि मैथ्स वाली चीजें कभी हमें पता तो है कैसे होता है, सभी कर पाते हैं, बट टाइम को मैनेज करना होता है कि हाँ उस टाइम के अंदर ही हो जाए वो। तो मैम टाइम मैनेज करके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके, तो मैम ये सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट करके काफी हेल्पफुल रही है मेरे लिए। स्टूडेंट्स, पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, जब चीजें आपने कंसेप्ट पढ़ने हैं उसके लिए वो टाइम निकालिए विच इज मोस्ट सैटिस्फाइंग फॉर यू, ईदर एट नाइट और इन द अर्ली मॉर्निंग। प्रेफर यही करते हैं सब लोग कि अर्ली मॉर्निंग द थिंग्स विच यू विल टेक 1 hour टू लर्न वो आधे घंटे में लर्न हो जाएगा इफ यू आर इन अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर गर्ल्स, सो गर्ल्स जनरली सुबह उठती ही हैं, मतलब ऐसा कोई बहुत ही कम होते हैं केसेस कि वो बोल रहे हम 9 बजे सो के उठ रहे हैं। सो ऐसा नहीं है आप हाउसवाइफ हो, मदर हो या फिर आप अनमैरिड हो, इट्स जस्ट वी गिव एन एक्सक्यूज जब हम काम नहीं करना चाहते। सब मैनेज हो जाता है। जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे वो भी करते हैं जब वो देखते हैं कि ये अपनी बात पे जिद पे अड़ चुका है। कहते हैं ना जिद्दी इंसान हो जाता है, उसे कोई नहीं हिला सकता। आपकी जिद है कि मुझे क्लियर करना है, कोई आएगा आपको धक्का मारेगा, आप हिलोगे नहीं, वापस चला जाएगा। सो द फैक्ट इज यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी स्ट्रांग इन योर एम, अदरवाइज एनीबडी कैन कम एंड जस्ट पुश यू एंड गो अवे। सो डोंट बी दैट, जस्ट बी डेडिकेटेड एंड the stronger your willpower is, the more easy it will become for you to crack the examination. And जैसा कि अंकिता ने कहा, daily attempting few questions for paper number 1 can help you to crack your December exam. ऐसा नहीं है आपको रोज 2 ही घंटे पेपर 1 पढ़ना है, नहीं मैम बिल्कुल। तो इनका फ्री क्लासेस से हो जाएगा पेपर 1, फ्री क्लासेस से। और मैम जो भी क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक में तो ये भी है मैम कि आप पास ले सकते हो, पास प्रो, तो उससे लेके आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते जैसे कुछ स्टूडेंट्स, तो वो भी करके मैम बहुत सारी चीजें हैं जो कवर हो जाती हैं। एंड आपके पास तो 4 फ्री क्लासेस है बेटा पेपर 1 नंबर 1 की। अब चलते पेपर नंबर 2 की तरफ। तो 10 यूनिट्स में क्या स्ट्रैटेजी रखी, कौन से यूनिट को पहले कौन से यूनिट को बाद में, सो ओवरऑल क्या रहा आपका? मैम पेपर 2 में जैसे मैंने जब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी तो मैंने जो भी मुझे ऐसे अच्छा लगता था पढ़ना, इजी लगता था, मैंने सोचा कि पहले उसको पढ़ती हूँ। तो मैम जैसे करिकुलम स्टडीज है, फिर टीचर एजुकेशन है, और मैम रिसर्च मुझे पसंद है, तो ऑब्वियसली रिसर्च थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सबको ही, लेकिन अगर आप आगे परस्यू करना चाहते हो पीएचडी या फिर कुछ भी, तो रिसर्च तो मैम मस्ट है, बिल्कुल वो तो चाहिए ही। तो मैंने फर्स्ट डे से ये सोचा था कि मुझे इसमें तो अपने आप को अच्छा करना है, अगर मैं इसमें अच्छा करूंगी ना तो मेरे आगे की जो भी जर्नी होगी उसमें हेल्पफुल होगा। तो मैम 10 यूनिट्स में देखा जाए तो सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी किसी भी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस कहते तो है मैम कि वो इक्वल डिवीजन है, लेकिन मुझे ऐसा दिखता तो नहीं है वो इक्वल डिवीजन। हम कभी 6 क्वेश्चन एक से, कभी 10 क्वेश्चन एक से। तो मैम ये सारी जो भी यूनिट्स है ना, जो थ्योरी बेस्ड यूनिट्स है, उसको ऑब्वियसली पहले करना चाहिए, क्योंकि वो आप धीरे धीरे लर्न करोगे। और जो जैसे स्टैट्स हो गया, उसको आप जैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है मैम कभी कभी उसको पढ़ना, तो धीरे धीरे उसे पॉइंट बाय पॉइंट साइड में करते चलो। तो ये एक ऐसी चीज है ना कि आप एक ही चीज एक साथ पढ़ोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे जो भी इजी क्वेश्चंस लगते थे, टॉपिक होते थे, वो मैं एक साथ नहीं करती, मतलब एक साथ ही कर लेती थी। और जो भी थोड़े से डिफिकल्ट लगते थे, मैं वो सोचती थी इसका थोड़ा सा पार्ट आज पढ़ूंगी और इसके बाद कमिंग डेज में वो कवर करूंगी। तो ये सारे 10 यूनिट्स में से यूनिट वाइज मेरी स्ट्रैटेजी थी। और पेपर 1 की बात करूं मैम, तो पेपर 1 में तो मैम बहुत डाइवर्स है, वो तो आप टीचिंग एजुकेशन से देख लो, आप फिर उसके बाद इन्वायरमेंट है, ICT है, लेकिन मैम अगर देखा जाए तो वो उसी तरीके से बनाया भी गया है कि आपको बहुत सारी चीजें पेपर 2 और पेपर 1 की बहुत सारी चीजें कॉमन भी हैं। तो बहुत इजी तो नहीं कहूंगी मैम पेपर 1, किसी के लिए भी बहुत कम ही लोग हैं जो मैंने सुना है जिनको इजी लगता है पेपर 1। लेकिन हाँ मैम, अगर आप देखो तो बहुत टाइम मैनेज करके सारी यूनिट्स को इक्वली अगर आप दे रहे हो टाइम, और मैम बीइंग अ स्टूडेंट आपको पता होता है कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या है, तो उसको आप अच्छे से पॉलिश करो, उसको आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मैम बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। यस मैम। तो फैक्ट है स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये मान के चलो आपको 10 के 10 यूनिट पढ़ने, आप छोड़ नहीं सकते हो। लाइक शी सेड, रेंज है,
8 से 12 क्वेश्चंस हर यूनिट से आते हैं. कभी हो सकता है किसी में 12 आ गए और किसी यूनिट से 8 आ गए. सो द फैक्ट इज 8 to 12 का रेंज हम लोग जो देख रहे हैं 10 साल से वो ये चल रहा है. ऐसा नहीं होगा कि एक यूनिट बिल्कुल नहीं आएगा. तो वो गलती प्लीज मत कीजिएगा, बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से यू, all units are important, but जो big units है like unit 1, 3, 6, 9, ये ऐसे हैं जिनमें थ्योरी ज्यादा है. so better to cover them before, because बाकी यूनिट बाद में easily revise हो जाते हैं. now जैसा आप पेपर 1 को लेके डर रहे हो, she has also told you कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकता. it is just that it is little time taking, बट वो भी अगर आप फ्री क्लासेस में कवर कर रहे हो तो काफी इजी है. वास्ट सिलेबस जरूर है बट आप उसको लिमिट कर सकते हो. सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लिमिटिंग इट, बट डिपेंड्स अपॉन यू एंड द काइंड ऑफ अप्रोच यू आर यूजिंग एंड कि आपको सही गाइडेंस मिल रही है. सो अंकिता, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, जिस दिन हम लोग क्लास लेते हैं क्वेश्चंस में भी बहुत आते हैं. yes, जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं ये सोचते हैं शायद थ्योरी पढ़ के पता नहीं क्या ही होना है, क्वेश्चंस क्यों नहीं कराती मैम. yes, ma'am. सो ये जो थ्योरी और क्वेश्चंस को लेके बहुतों को सब पता है कि थ्योरी इज इम्पोर्टेंट एंड क्वेश्चंस आर लेटर ऑन, बट स्टिल वो ना कहते हैं ना जिद्दी हूं मैं नहीं मानने वाला वो चीज. तो थोड़ा सा इनको बताइए कि व्हाट इज दी ऑन दी एज की क्वेश्चंस और थ्योरी. मैम दोनों ही इम्पोर्टेंट है. मुझे याद है आपकी क्लासेस में आप लाइव क्लासेस में बोलते थे कि आज कम लोग आए क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, अभी क्वेश्चंस कराऊंगी सब आ जाएंगे. तो ये तो है मैम, मैंने भी नोटिस करा है कि थ्योरी पढ़ना क्योंकि सबको लगता है आता है, लेकिन मैम आपकी क्लासेस में 40-45 मिनट की क्लास में एक तो ऐसी चीज होगी जो आपको नहीं आती हो. तो मैम उसी एक चीज के लिए आप आओ, शायद वही आ जाए एग्जाम में. और इस बार तो वो हुआ भी है, जैसे आप जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के क्वेश्चंस देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस थ्योरी को ही कॉम्प्रिहेंड किया गया है. तो ये बात है मैम की क्वेश्चंस थ्योरी और जो भी आप क्वेश्चंस कराते हो वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. अगर आपको आएगा ही नहीं तो आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे. और मैम क्वेश्चन सॉल्व करना इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म अप्रोच. जब तक आप लॉन्ग टर्म अप्रोच सोच के थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना, आप एग्जाम क्रैक करना इज नॉट द एंड गोल मैम. बिल्कुल. अगर आप एग्जाम क्रैक करके उस चीज को आगे यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज वेरी, मतलब कम ही लोग ये चीज समझ पाते हैं दैट नेट जीआरएफ इज द फर्स्ट स्टेप. और ये मानते हैं लास्ट है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. और अगर आप फर्स्ट स्टेप लेके खुश होके बैठ गए हो तो नथिंग, यू आर एन ओबीस पर्सन. तो ओबेसिटी नहीं है, यू हैव टू गो टू द हायर गोल्स एंड दैट इज गेटिंग द डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम एंड अ गुड जॉब. जॉब से ये नहीं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स दैट यू कैन गो फॉर आफ्टर योर नेट जीआरएफ व्हाइल परस्यूइंग योर रिसर्च वर्क. सो better to focus on the concepts and then we have a lot of time to cover up the questions. Once the notification is out, ideally उसके बाद सिर्फ questions होने चाहिए. जब तक notification नहीं आता theory पढ़ो. The day you fill your form and you submit it, the day you submit it, it is the time that you should start moving towards the questions. NTA strategy ये बताता है, वो हम use नहीं करते. So Ankita, one message for all of them. मैम मैसेज तो यही रहेगा कि इफ यू हैव थॉट ऑफ गिविंग एग्जाम, गो फॉर इट. अगर आपने ये सोचा है कि मुझे देना है तो कोई भी ऐसी आप कह सकते हो मुश्किल नहीं है ये एग्जाम क्रैक करना. आप उस चीज पे लग जाओ और अभी जितनी बार मैम ने कहा कि जिद्दी बन जाओ, तो जिद्दी बन के बस एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी बना लो और नोटिफिकेशन का वेट मत करो कि जब फॉर्म आ जाएगा तभी पढ़ना स्टार्ट करूंगी. क्योंकि ये आपको नहीं पता है कि आपसे कितने सारे लोग और भी हैं जो अभी पढ़ रहे होंगे और आप अगर नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो फिर रह जाओगे. बिकॉज आप अभी उनसे मिलते हो जो इस प्लेटफॉर्म पे. इससे बहुत से जो खुद पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, किसी सेंटर में पढ़ते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं. तो इंडिया में सिर्फ मार्च में ही जून में जो अभी अपने अटेम्प्ट दिया है, 24,000 people appeared for this examination in education subject. Yes, ma'am. And out of that, around about, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 300-350 के करीब बच्चों ने पेपर क्लियर करा है. सो आप देख रहे हो रेशियो, 24,000 appeared, it's like 300-350 जिनका क्रैक हुआ है. So you have to work very hard, students. So अंकिता, इस पूरी जर्नी में तुम्हारी स्ट्रेंथ वीकनेस कुछ रही होगी, उनको बताओ कि क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस रहा है और अब आगे का क्या एम है. यस मैम. मैम स्ट्रेंथ तो
मेरी डेडिकेशन और मेरी कि मुझे ये करना ही है, क्योंकि मुझे एनी हाउ इस सब्जेक्ट में मुझे ऐसा लग रहा था कि आई रियली वांट टू परस्यू माय PhD इन दिस सब्जेक्ट। तो मुझे मन था, और अगर आपका मन है तो आप करी। तो ये तो मैम सबकी कुछ ना कुछ ऐसे एक मोटिवेशन तो होता है मैम किसी के लिए भी, कोई भी एग्जाम देने के लिए। तो मैम वो, और वीकनेस कह लो तो मैम थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट को लेके कभी कभार हो जाता है कि अगर आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करती थी कि मैं आपकी लाइव क्लासेस बाद में देखती थी। होता है मैम कभी कभी नहीं लोग लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैम मैंने यही स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मुझे रोज की जितनी लाइव क्लासेस है पेपर 1 और पेपर 2 की, अगर एनी हाउ वो मिस हो गई हैं तो आई विल वॉच देम उसी दिन। मतलब उसी दिन आपको देखना है, खत्म, मतलब दूसरे दिन के ऊपर टालना नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टैक अप होती जाएंगे ना चीजें तो वो रह जाती है मैम। तो ये दीज वर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। और मैम यही मैसेज रहेगा मेरा बाकी एस्पिरेंट्स के लिए कि इफ यू हैव डिटर्मिनेशन ऑफ डूइंग दिस, गो फॉर इट। अगर आपको करना है तो आपके अंदर ये परसिवरेंस, ये मोटिवेशन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑब्वियसली ये सारी चीजें रखते हैं अपने अंदर। मैं तो आज बहुत खुश हूँ स्टूडेंट्स, आपने सीखा बहुत कुछ है, लेकिन मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। कई बार कहते हैं ना बच्चा बहुत कुछ सिखा जाता है, तो आज वही चीज़ मेरे साथ भी हुई है, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राउड फीलिंग है कि आज मेरा स्टूडेंट मेरे सामने है जिसने एग्जाम भी क्रैक किया एंड शी एक्चुअली यूज जो हमने बताया। तो आज इतनी खुशी का दिन है कि आपसे हम मिले। आप दिस इज अ जेन्युइन फीलिंग ऑफ फीलिंग वेरी हैप्पी जब आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल होते देखते हो। एंड आप सबकी, मैंने कहते हो ना एग्जाम देने जाते हो आप लोग, तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं टेंशन में रहती हूँ कि पता नहीं कैसा पेपर दे रहे हैं, क्या आया होगा, क्या इनको आता होगा या नहीं। सो आई नेवर हैव माई ब्रेकफास्ट और लंच, क्योंकि मेरा ध्यान वहीं अटका रहता है। एंड पूरी फैमिली मेरे को पता होता है आज बच्चों का पेपर है और आज बच्चों का रिजल्ट है। सो अंकिता, really from heart I'm saying I'm really proud of you. Thank you so much, ma'am. Things that I have learned today from Ankita: stay dedicated no matter what, learn from your failures. It is the point that she has learned from her failures, where did I fail and why did I fail, that she was able to make it in the next attempt. And ये गर्व की बात है, उसने छुपाया तो नहीं, उसने तो कभी इस चीज का बुरा नहीं माना, लेट डाउन फील नहीं किया। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में JRF हुआ, फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया मैंने अंकिता की ये देखने के लिए कि क्या मैं JRF को मेंटेन कर पा रही हूँ। सो दिस हैपेंस विद एवरीबॉडी, ये सबकी लाइफ में। कहते हैं ना जब आप फेल होते हो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। And now she is even more dedicated for her final goal. She's not taking her success as the end. So she's waiting for more success. ये रुकी नहीं है, ये आगे बढ़ रही है। And the fourth thing is she's always managing the time well. Even in the exam hall, she decided not to sit down on DI. जबकि उसका DI strong था, she scored 4 out of 5. उसने time waste नहीं किया, she moved forward कि बाद में देख लेंगे यार। आप लोग क्या करते हो, अरे ये तो हो नहीं रहा और अगले भी नहीं होते। सो पॉइंट इज लीव इट ना, नहीं हो रहा बाद में हो जाएगा, बाद में आई इश्यूज उसने कर लिया, उसका 4 out of 5 हो गया। And the fifth, but last but not the least, she's making the best use of her entire schedule. दिन है, रात है, वो भी मैरिड है, फैमिली है, सब कुछ है, but she is managing paper 1 and paper 2 दोनों, and she's not stacking up the things. She is making sure कि अगर आज क्लास मिस हुई है तो आज ही कवर होनी चाहिए, because बल्क उठाना, बुक्स बैग में अगर 10 बुक्स है ना हैवी लगेगा, एक बुक है तो नहीं लगेगा। So rather than 10 videos to watch, 1 video is better to watch every day. So that is what I want you people to learn from her today. Thank you for everybody for joining us, and thank you so much Ankita. Thank you ma'am for motivating, guiding and enlightening these students, my प्यारे प्यारे बच्चों को enlighten करने के लिए. Thank you so much for joining Ankita. It was so great having you. Thank you so much beta.